हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन कवर करने वाले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का टॉपिक नंबर फर्स्ट, किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर का एक कंसेप्ट मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होने वाला है। सारे टॉपिक्स आपको ऐसे समझा दूंगा कि दिल में उतर जाएंगे, और एक बार जो चीज दिल में उतर जाए उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो चलो अपन मूव करते हैं अपने टॉपिक पर, किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन समझते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को समझते हैं कैसे अपन को इस चार्ट के थ्रू पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेना है यहाँ पर, और किस तरह से अपन चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो यहाँ पर सिस्टम्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और इनके साइंटिस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर किंगडम्स लिखे हुए हैं डिफरेंट टाइप के। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था, मोर साइंटिफिक बेसिस इसने यूज किए थे। इसमें फर्स्ट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको लिख दिया है कि आप एरिस्टोटल वाले को फर्स्ट मान लेंगे। इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को हर्ब, सर्ब और ट्री में डिवाइड किया था, और एनिमल्स को रेड ब्लडेड, नॉट हैविंग रेड ब्लडेड में डिवाइड किया था। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस, इन्होंने प्लांटी किंगडम बनाया था और एनिमेलिया किंगडम बनाया था। इनका बेस क्या था, आधार था इनका सेल वॉल। जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांटी में रखा गया, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी उनको एनिमेलिया में रखा गया। उसके बाद आए थे अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट आयुष हैकेल, जिन्हें थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अच्छा, अब उन्होंने तीसरा किंगडम कौन सा आजाद किया था, प्रोटिस्टा आजाद किया था। ठीक है, यहाँ पर इतना ही जानते हैं। वन बाय वन करके अपन किंगडम जब डिस्कस करेंगे तो इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड, इन्होंने प्लांटी ऑलरेडी प्रेजेंट था, एनिमेलिया ऑलरेडी प्रेजेंट था, प्रोटिस्टा भी ऑलरेडी प्रेजेंट था। इन्होंने बैक्टीरिया के लिए एक नया किंगडम बना दिया था, मोनेरा। इसको अपन आगे देखेंगे। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच व्हिटेकर 1969। अपन आर एच व्हिटेकर का पूरा नाम ही इस तरह से याद करेंगे कि इनका ईयर भी उसमें आ जाए। तो क्या नाम है इनका, आर एच व्हिटेकर 1969। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि 1969 आर एच व्हिटेकर की डिस्कवरी थी, लेकिन 1869 में फ्रेडरिक नीमिशन ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? भाई 1869 में फ्रेडरिक मिशन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब फाइव किंगडम में क्या हुआ, प्लांटी पहले से था, एनिमिलिया पहले से था, प्रोटिस्टा भी पहले से था, मोनेरा भी पहले से था। तो आर एच व्हिटेकर ने क्या किया, फंजाई के लिए एक नया किंगडम बना दिया, क्योंकि फंजाई कहाँ पर रखा हुआ था, प्लांटी के साथ चिपका हुआ था। तो इन्होंने प्लांट सेलेक्ट करके फंजाई के लिए एक किंगडम बना दिया, किंगडम प्लांटी, सॉरी किंगडम फंजाई। ठीक है, सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वुश ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, मोनेरा का जो किंगडम था उसको दो नए किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इतना आपको याद होना चाहिए जो मैंने बता दिया। एक आपका रोड मैप मैंने क्लियर कर दिया, किस तरह से अपन बढ़ने वाले आगे, किस तरह से किंगडम्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, फिर पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये पांच किंगडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में। अभी अपन किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लाइंस दी हुई है वो समझते हैं, और इस लेक्चर के थ्रू आपका चैप्टर पर कॉन्फिडेंस बनने वाला है। चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होने वाला है। तो साथ बने रहे यार, बहुत मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन मूव करते हैं। पहला जो हमारा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एरिस्टोटल के द्वारा जो दिया गया था, जो है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट्स को हर्ब, सर्ब और ट्रीज में डिवाइड कर दिया था, और एनिमल्स को रेड ब्लडेड और नॉट हैविंग रेड ब्लड में डिवाइड कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, बस एक बार इसको देख लेते हैं। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. तो यहाँ पर अपन को क्या समझना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था, एरिस्टोटल ने। इन्होंने मोर साइंटिफिक बेसिस का यूज किया था, और सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स को इन्होंने उठाया और हर्ब्स, सर्ब, ट्रीज में इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और एनिमल्स के लिए क्या किया, रेड ब्लडेड और नॉट हैविंग रेड ब्लडेड, ये आपको बता दिया मैंने। मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर। यह टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। अच्छा सर, लिनियस ने क्या किया, लीनियस का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम में डिवाइड किया। अब इन्होंने क्या किया, जिसके पास भी सेल वॉल थी उसको उठाकर डाल दिया इन्होंने प्लांटी में, और जिसके पास सेल वॉल नहीं थी उसको उठाकर डाल दिया इन्होंने एनिमेलिया में। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, यदि आप ड्रॉपर होंगे तो आपको पता होगा कि कितने किंगडम पाए जाते हैं, किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो प्लांटी में सबसे पहले कौन आया, जितना भी प्लांट किंगडम था वो सारा इसके अंतर्गत आ गया, क्योंकि सारे प्लांट किंगडम में सेल वॉल पाई जाती है। उसके बाद फंजाई किंगडम इसके अंतर्गत आ गया, क्योंकि फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है। मोनेरा भी आ गया इसके अंदर, मोनेरा में भी सेल वॉल होती है। और प्रोटिस्टा की बात की, प्रोटिस्टा में सेल वॉल वाले भी होते हैं, जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो भी होते हैं। प्रोटिस्टा में जो एनिमल्स के एंसेस्टर होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती, जैसा कि प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स को कहाँ रखा गया, एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया। और किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो प्लांट्स के एंसेस्टर होते हैं। तो उनको कहाँ रखा गया, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी वो प्लांटी में। आई होप आपको यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी ने इस सिस्टम को क्यों फेल कर दिया।
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों फेल हो गया, उसके कुछ ड्रॉबैक थे वो अपन समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो सिस्टम था ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में। एनसीईआरटी ने एग्जांपल से समझाया है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया जो कि क्या है यूकैरियोट्स है, इनको इंक्लूड किया गया था अंडर प्लांट किंगडम में सारे यूकैरियोट्स थे। तो यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स के साथ रखा गया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रखा गया। एनसीईआरटी ने इसका भी एग्जांपल दिया है क्लैमाइडोमोना जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्पाइरो वगैरह जो कि एक फिलामेंटस एल्गी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों को एक साथ रखा गया था किंगडम प्लांटी के अंतर्गत। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था कि यूनिसेलुलर को उठाकर मल्टीसेलुलर के साथ चिपका दिया, यूकैरियोट्स को उठाकर प्रोकैरियोट के साथ चिपका दिया। और इन्होंने तीसरा टॉपिक इनका क्या था, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ इन्होंने चिपका दिया। एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है फंजाई जो कि हेटरोट्रॉपिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, उसको प्लांट के साथ रखा गया जो कि ऑटोट्रॉपिक है। आई होप यहां तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल हो गया। चलो आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर। यहाँ पर लिखा है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अंश हैकेल याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ओवरव्यू बना लें आप कि किस तरह से चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे अपन। अब मैंने आपको फर्स्ट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था या डायरेक्ट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो आपको डाउट रहता है यार 3 किंगडम या 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कैसा था। तो वो सब मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो प्लांटी ऑलरेडी डिस्कवर था जिसमें सारे प्लांट्स आ रहे थे, एनिमेलिया ऑलरेडी डिस्कवर था जिसमें सारे एनिमल्स आ रहे थे। इन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें सारा कचरा उठाकर डाल दिया। प्लांटी में जो भी कचरा था, एनिमेलिया में जो भी कचरा था वो सारा उठाकर इन्होंने कहाँ डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो मोनेरा भी इसी में आ गया, फंजाई भी इसी में आ गया और प्रोटेस्टेंस भी इसी में आ गया। तो यहाँ से क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंट्स को अपना घर मिल चुका था। अब किसकी बारी थी, मोनेरन्स और फंजाई को घर की जरूरत थी। प्रोटेस्टेंट का जो घर है वो मिल चुका था, प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर थे वो अपने घर में आ चुके थे। अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर जो कि 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड। इसमें प्लांटी ऑलरेडी डिस्कवर्ड था, एनिमेलिया भी ऑलरेडी से प्रेजेंट था और जो प्रोटेस्टा था वो भी पहले से प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर नया किंगडम आया है मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स का था। तो प्रोकैरियोट्स को भी अपना घर मिल चुका था और इन्होंने फंजाई को क्या किया था, प्रोटिस्टा से उठाकर प्लांटी में डाल दिया था। अब लास्ट क्या रह गया, अब लास्ट रह गया कि फंजाई को घर मिल जाए। तो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर जो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच व्हिटेकर 1969। इन्होंने क्या किया, ये उनका पूरा नाम इसी तरह से याद करना है अपन को। आर एच व्हिटेकर 1969 ने क्या किया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इस चैप्टर में जितनी भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स दी हुई है मैं सारी इंपॉर्टेंट लाइन निकाल कर लेकर आया हूँ। ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये सारे जो किंगडम थे ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड थे, ये वाले और ये वाले, और इन्होंने फंजाई को एक अलग किंगडम उठाकर दे दिया आर एच व्हिटेकर ने। यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फंजाई को भी अपना किंगडम मिल चुका है। सो मोटा मोटा यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह, और जो प्रोटिस्टा है वहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ रहे हैं। एक कुछ की जीव आएंगे जो कि यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। और फंजाई में क्या आ रहा है, सारा फंजाई जो भी है वो किंगडम फंजाई के अंतर्गत आ रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स थे वो आ रहे हैं और किंगडम प्लांटी में जो भी प्लांट्स वगैरह हैं वो सारे आ रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है कि द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय आर एच व्हिटेकर इंक्लूड। तो आर एच व्हिटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्राइटेरिया को इंक्लूड किया था वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है रिप्रोडक्शन, पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इनको वन बाय वन करके समझते हैं। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है सर, आपकी सेल प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, ये इन्होंने बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल अलग होती है, यूकैरियोटिक सेल अलग होती है। आई होप कि आपको ये पता होंगी, नहीं पता है तो अपन सेल वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी के आपने पढ़ा होगा कि बॉडी के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गन लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी प्रकार से ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इन सबको अपना आधार बनाकर जो आर एच व्हिटेकर थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसके बेस पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी एक क्राइटेरिया में सम्मिलित किया गया था। मतलब लगभग सारी चीज़ें उन्होंने अपने क्राइटेरिया में रखी हुई थी। नेक्स्ट इनका और लास्ट क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इवोल्यूशन के दौरान आपके पूर्वजों से क्या रिलेशन थे, आपके जो पूर्वज गुजर चुके हैं, जो अभी के जीव हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, तो ये सब को भी इन्होंने देखा, तब जाकर इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाया। सो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, CPMTR। CPMT क्या है, नीट से पहले एक एग्जाम हुआ करता था CPMT, बाद में इसको नीट कर दिया गया। यदि आपको CPMT एग्जाम निकालना है तो आपको रट्टा मार के उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये इस क्राइटेरिया को याद करने की ट्रिक थी। CPMTR, C फॉर हो जाएगा सर सेल स्ट्रक्चर, P फॉर हो जाएगा सर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, M फॉर हो जाएगा सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, T फॉर हो जाएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड R फॉर हो जाएगा रिप्रोडक्शन। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इन क्राइटेरिया को अरेंज कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड, जब इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जाएगा तब क्या रिजल्ट निकलेगा, वो एनसीईआरटी हमें बताना चाह रही है। तो पहली लाइन एनसीईआरटी की है, द फंजाई वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, किंगडम फंजाई। बिल्कुल सही बात है, इन क्राइटेरिया को जब हमने कंसीडर किया तो अपन ने फंजाई के लिए एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। बिल्कुल सही बात है यार, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको उठाकर अपन ने किंगडम मोनेरा में बना दिया। और नेक्स्ट एनसीईआरटी अब कहती है कि यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स थे उनको अपन ने प्लेस कर दिए अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, तो वो किंगडम प्रोटिस्टा में चले गए। तो अभी क्या हुआ, मोनेरा था, मोनेरंस को अपना घर मिल गया, जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको अपना घर मिल गया मोनेरा। उसके बाद आया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या आ गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो अपने घर चले गए प्रोटिस्टा में। फिर आए जितने भी फंजाई थे वो अपने किंगडम फंजाई में चले गए, जितने भी प्लांट्स थे वो अपने घर प्लांटी में चले गए, और जितने भी एनिमल्स थे वो अपने घर एनिमेलिया में चले गए। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल विद पैरामीशियम एंड एमीबा व्हिच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम व्हिच लैक सेल वॉल। इस लाइन का मोटा-मोटा अर्थ क्या है कि जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं और इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। तो इनको पहले कहाँ रखा गया था, किंगडम प्लांटी में रखा गया था। और पैरामीशियम अमीबा है, इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो इनको कहाँ रखा गया था, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था। अब प्रोटिस्टा जब किंगडम बना तो क्या हुआ, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्लांटी से भी उठाया गया और एनिमेलिया से भी उठाया गया और उठाकर कहाँ डंप कर दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ये जो प्लांटी में रखे हुए थे इनको प्रोटिस्टा में लाया गया, और जो एनिमेलिया में रखे हुए थे इनको भी प्रोटिस्टा में लाया गया। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं विद सेल वॉल, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं विदाउट सेल वॉल। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। सही बात है यार, जो डिफरेंट किंगडम में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उनको उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा में डाला, ये भी ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। सही है सर, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन अपन ने चेंज किए। कौन से क्राइटेरिया लिए, ये वाले क्राइटेरिया लिए, CPMTR, इनको याद करने की ट्रिक है। ओके, this kind of changes will take place in future too depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। ठीक है यार, ये लाइन्स पढ़ लेना, इजी लाइन से कोई इनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज। इनके अलावा फाइलोजेनेटिक्स पे स्टडी की गई। इनके अलावा क्या यूज किया गया, फाइलोजेनेटिक्स को, दैट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक वही कहलाती है जो हमारे पूर्वज गुजर चुके हैं उनसे हमारे क्या संबंध है, एवोल्यूशन के दौरान जीवों के बीच में क्या संबंध रहे हैं, फाइलोजेनी के अंतर्गत पढ़ते हैं। उस क्राइटेरिया को भी इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया था। तो मूव करते भी नेक्स्ट 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो कार्ल बूश ने दिया था उसको समझते हैं। तो इस किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, यह 16S RNA। इन्होंने 16S RNA के आधार पर मोनेरा जो किंगडम था उसको 2 नए किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम का प्रपोजल दिया, जिसमें फर्स्ट डोमेन आर्कीबैक्टीरिया को माना गया, सेकंड डोमेन यूबैक्टीरिया, और जो थर्ड डोमेन था वो यूकैरियोट्स का था। ऊपर के जो दोनों डोमेन्स थे वो प्रोकैरियोट्स के थे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अपन चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये अभी एक आप मान लो इंट्रो टाइप का था। नेक्स्ट जो अपन टॉपिक कवर करने वाले हो किंगडम मोनेरा को लेकर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसमें जरूर बने रहिए। सो अभी अपन ने सारे किंगडम पढ़ लिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इसमें अपन देखने वाले हैं कि ऑटोट्रॉफिक किंगडम्स कितने होते हैं। तो किंगडम मोनेरा में मैक्सिमम जो बंदे होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन इससे कुछ बंदे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया आता है। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो उसमें प्लांट्स के एंसेस्टर भी पाए जाते हैं, एनिमल के एंसेस्टर भी पाए जाते हैं, फंजाई के एंसेस्टर भी पाए जाते हैं। तो जो प्लांट के एंसेस्टर होंगे वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, जो एनिमल और फंजाई के एंसेस्टर होंगे प्रोटिस्टा में तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक किंगडम आता है किंगडम प्लांटी। इसके सारे के सारे बंदे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आ गए अपना ऑटोट्रॉपिक किंगडम में। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक किंगडम में। तो 90% मोरेनन्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटिस्टा में ऐसे बंदे जो एनिमल्स के पूर्वज हैं या फंजाई के पूर्वज हैं। एनिमल के पूर्वज में आप मान लो प्रोटोजोआ, और फंजाई का जो पूर्वज है उसमें आप स्लाइम मोल्ड्स को ले सकते हैं। ये लोग क्या है, ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑल फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साले हफ्सी होते हैं, दूसरे के खाने पर टूट पड़ते हैं, दूसरे का खाना खराब करके खुद खा जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनिमेलिया में। तो पूरे के पूरे एनिमेलिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे के खाने पर डिपेंडेंट होते हैं, अपना खुद का कुछ नहीं करते। ठीक है, अभी अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट टेबल दी हुई है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो मैं इसको याद करने की ट्रिक आपको समझा देता हूँ, किस तरह से इससे क्वेश्चन फ्रेम होंगे और बनेंगे, वो आप सीख लें। यहाँ पर तो यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के किंगडम्स दिए हुए हैं, तो कौन से किंगडम में क्या सेल टाइप, क्या सेल वॉल, ये सब पाई जाती है वो हमें पढ़ना है। तो पहला अपन कैरेक्टर उठा लेते हैं सेल टाइप। तो जो मोनेरा होते हैं उनमें जो सेल टाइप होता है प्रोकैरियोट होता है, बाकी जितने भी किंगडम है उनमें यूकैरियोटिक सेल टाइप पाया जाता है। तो ये आप कंपेयर करके पढ़ेंगे। उसी प्रकार से सेल वॉल, तो सेल वॉल की बात की जाए तो एनिमल किंगडम में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो सबसे पहले एनिमल में काट देंगे। बाकी जितने भी किंगडम है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हो सकती है, जैसे कि मोनेरा की बात की जाए तो उनमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, जो कि पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी हुई होती है। ठीक है, असल में इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि पॉलीमर होता है नाग एंड नाम का। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, जब किंगडम में डिटेल में बात करेंगे तब जाकर पढ़ेंगे। एन एस्टिल ग्लूकोसामीन और एन एस्टिबल म्यूएमिक एसिड, इनके पॉलीमराइजेशन से म्यूकोपॉलीसैकेराइड या पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है। और प्रोटिस्टा की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रेजेंट इन सम, तो जो प्लांट्स के एंसेस्टर होंगे उनमें सेल वॉल पाई जाएगी। तो प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर्स में सेल वॉल होती है। फंजाई की बात की जाए तो इनमें सेल वॉल पाई जाती है, सारे मेंबर्स में पाई जाती है। और सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती, ये काइटिन की बनी हुई सेल वॉल इनमें पाई जाती है। प्लांट्स की बात की जाए इनमें सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, एनिमलिया में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर एब्सेंट होगा, बाकी सभी में प्रेजेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जो मोनेरास होते हैं उनमें यूनिसेलुलर लोग पाए जाते हैं, तो उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर होगा। उसी प्रकार जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें भी यूनिसेलुलर लोग पाए जाते हैं, तो उनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा। लेकिन फंजाई जो होता है उनमें मल्टी सेलुलर लोग पाए जाते हैं, तो उनका मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू के रूप में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब प्लांटी की बात की जाए तो प्लांटी में भी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनका टिश्यू या ऑर्गन के रूप में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एनिमलिया थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, तो उसमें टिश्यू ऑर्गन के साथ ऑर्गन सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो दुनिया में जितने भी प्रकार का मूड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो सभी देखने को मिलता है किंगडम मोनेरा में। चाहे आप ऑटोट्रॉपिक की बात कर लें, चाहे आप हेटरोट्रॉपिक की बात कर लें। हेटरोट्रॉपिक में पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, तीनों प्रकार का न्यूट्रिशन मोनेरा में देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप, सारा प्रकार का न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है। कीमो ऑटोट्रॉप एक ऐसा मूड ऑफ न्यूट्रिशन है जो केवल किंगडम मोनेरा में देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कीमो ऑटोट्रॉप आपको कहीं देखने को मिलेगा, केवल और केवल मोनेरंस में देखने को मिलेगा। अब अपन प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी होगा और हेटरोट्रॉपिक भी होगा। ऑटोट्रॉपिक कौन सो करेगा? ऑब्वियसली बात है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स के एंसेस्टर हैं जैसे कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, ये लोग क्या करेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। और अपन देख लें ऑन द अदर हैंड जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे प्रोटिस्टा में, वो एनिमल और फंजाई के एंसेस्टर होंगे, जैसे कि प्रोटोजोआ, स्लाइमोल्ड्स और कभी कभी यूग्लिना मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो करता है वो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद देखते हैं अपन किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मोस्टली उसमें सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक देखने को मिलेंगे। और किंगडम एनिमलिया में सारे के सारे हेटरोट्रॉपिक देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ होलोजोइक भी हो सकते हैं। होलोजोइक मतलब जो सारी चीज़ें खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े, घास फूस, हर कुछ खा रहे हैं, नो वेज और नॉन वेज सारी चीज़ें खा लेते हैं, वो होलोजोइक कहलाते हैं। और जो सैप्रोफिटिक होते हैं, जो मरी गली चीज़ों को खाते हैं, वो भी एनिमल किंगडम में देखने को मिलते हैं। आई होप कि यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। हमारा जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था एक चैप्टर का वो खत्म हो चुका है। अब आने वाले जो टॉपिक्स होंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। सो कम से कम समय में यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सीखने हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्दी इस पूरे चैप्टर के जो लेक्चर हैं वो आने वाले हैं। अपन सारे किंगडम को डिटेल में कवर करेंगे और ये चैप्टर में आपको ऐसा करा दूंगा ना, इससे अगर कुछ क्वेश्चन आता भी है तो कभी गलत नहीं होगा आपसे। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।